हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। एचसी हार्डविक वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम 2 लेसन 3। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। ये आ गए हम कैमरे के सामने, आप देख पा रहे होंगे। वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट एचसी हार्डविक की बुक है, वॉल्यूम 2 चल रहा है और वॉल्यूम 2 में हम लोग लेसन 3 लेके चलेंगे। आज इन क्लास भी है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो कोर्सेज हम लोग अवेलेबल करवाते हैं, फाउंडेशन इंग्लिश जिसमें ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग और वोकेबलरी, ये पूरा इंक्लूडेड है। 270 आवर्स का ये क्लास है, ठीक है। एसएससी के इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस है, द हिंदू एडिटोरियल अवेलेबल है, आईबीपीएस और एसबीआई का सेट प्रैक्टिस। इसके अलावा सीबीएसई का 10th और 12th का इंग्लिश पढ़ाया जाता है और आईसीएसई का भी 10th और 12th का इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो ये सब तो बेसिक जानकारी हो गई। अब आगे बढ़ाते हैं बात को। देख पा रहे हैं आप, फेसबुक का हमारा लिंक है, आप इस पर क्लिक करके फेसबुक पर जा सकते हैं। यूट्यूब का लिंक है, यूट्यूब पर और टेलीग्राम में आपको बहुत सारे पीडीएफ और स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर और मेरा कॉलिंग नंबर भी यही है। एड्रेस भी आपको अवेलेबल करवा दिया मैंने। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला वर्ड है एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। हम लोगों को बुक में नाउन के रूप में पढ़ने के लिए कहा गया है एब्जॉर्बेंट को, लेकिन हम दोनों बता देते हैं। एब्जॉर्बेंट का मतलब होता है हिंदी में शोषक। शोषक का मतलब होता है सोख लेने वाला, सोख लेने वाला, ठीक है। एक शोषक होता है जो किसी का शोषण करता है, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। किसी लिक्विड को सोख लेने वाला की बात कर रहे हैं, ठीक है। साफ साफ लिखा है कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट, लाइट, मॉइस्चर और एनी लिक्विड, है ना। टेंड, या फिर दूसरा इसका मीनिंग लिखा है टेंडिंग टू एब्जॉर्ब, जिसमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, एब्जॉर्बेंट पेपर, एब्जॉर्बेंट पेपर, ठीक है। सोखता कागज, स्याही वगैरह गिर जाए, पेपर वगैरह, पानी वगैरह गिर जाए तो उसको पेपर से उसको एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है ताकि आगे डैमेज ना हो, ठीक है। फिर नाउन के रूप में एब्जॉर्बेंट का मतलब क्या होता है? सोख लेने वाला पदार्थ, सोख लेने वाला पदार्थ, ठीक है, एब्जॉर्बेंट कहलाता है, ठीक है। ये काउंटेबल नाउन है, चाहे तो प्लुरल बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, टन्स ऑफ हाई पावर्ड एब्जॉर्बेंट्स, बहुत ज्यादा शक्ति वाले सोखता पदार्थों का वेयर नीडेड, जरूरत था, टू क्लीन अप, साफ करने के लिए, द ऑयल स्पिल, मतलब कहीं तेल आ रहा होगा जहाज से या कहीं से, और वो तेल कहीं एक्सीडेंट में या गाड़ी से आ रहा होगा, कहीं गिर गया होगा, तो उसको ऑयल स्पिल कहते हैं, गिर गया तो। उसको क्लीन अप करने के लिए, साफ करने के लिए जरूरत था, वेयर नीडेड, जरूरत था क्या? टन्स ऑफ हाई पावर्ड एब्जॉर्बेंट्स, ठीक है, सोखता पदार्थों के। आई होप कि क्लियर है। चलिए, एब्जॉर्ब से ही बना है एब्जॉर्बिंग, जैसे हम लोगों ने पता ना, एब्जॉर्ब से बना एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्ब वर्ब है, इसी से बना एब्जॉर्बिंग। तो ये V4 है एब्जॉर्ब का, और हम सब जानते हैं कि V4 जो है एडजेक्टिव का काम करता है, तो उसी तरह एब्जॉर्बिंग भी एडजेक्टिव है। एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है कैपेबल ऑफ होल्डिंग वंस इंटरेस्ट एंड अटेंशन, मतलब आपका ध्यान और रुचि पूरी तरह से अपने तरफ खींच ले, वो चीज एब्जॉर्बिंग है। तो अब बताइए क्या हो सकता है एब्जॉर्बिंग? एब्जॉर्बिंग ड्रामा हो सकता है, एब्जॉर्बिंग बुक हो सकता है ना, एन एब्जॉर्बिंग बुक, एन एब्जॉर्बिंग स्टोरी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें एब्जॉर्बिंग हो सकती हैं जो आपका ध्यान अपनी ओर आसानी से खींच लेती है, उनको एब्जॉर्बिंग कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग होगी वो चीजें, तो इंटरेस्टिंग इसका साइनोनिम्स हो गया, एनग्रॉसिंग हो गया इसका साइनोनिम्स, ठीक है। चलिए, अब हाँ, अगर इसका एंटोनिम्स आप पूछना चाहते हैं तो क्या होगा? बहुत सिंपल सा बात है भाई, इसका एंटोनिम्स होगा बोरिंग,
डल, ड्रैब, है ना, अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो ध्यान देते जाना है इन सब बातों को। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एबिस। एबिस नाउन है। एबिस का एक मतलब होता है खाई। खाई समझते हैं ना, एक बहुत ही गहरा गड्ढा जिसका तल या बॉटम नजर नहीं आता हो ऊपर से देखने पे। यही मीनिंग इंग्लिश में लिखा हुआ है, डीप इमेजरेबल स्पेस या गल्फ या कैविटी, है ना। तो ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं, खाई। या इसका एक दूसरा मीनिंग होता है खराब परिस्थिति। क्या होता है मीनिंग, खराब परिस्थिति। ठीक है। ठीक है। अब इस अर्थ में, खाई के अर्थ में बोले तो होल, डिच, कैज्म, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है। एंशिएंट कॉस्मोलॉजी में, कॉस्मोगोनी में, एबिस का मतलब होता था द प्राइमल क्योस बिफोर क्रिएशन। इस सृष्टि की रचना से पहले जो शून्य था, वो उसी को कहते हैं। इसका एक मीनिंग इन्फर्नल रीजन्स या हेल भी होता है। एबिस निचली जगह, खाई, नरक। तो नरक भी कहा जाता है कि पृथ्वी के नीचे है, इसलिए एबिस इसका साइनोनिम्स है। इसलिए नरक के सेंस में हेल इसका साइनोनिम्स हो सकता है। सबटेरेनियन ओशन को भी कहा जाता है एबिस। ठीक है। अब एक चीज हम और अब बता दें, एन, एबिस और ऑफ के बाद आप कोई नाउन डालिए, वैसा नाउन जो बुरी परिस्थितियों को बताता हो। तो इस फ्रेज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे इस फ्रेज में हम इसका एक एग्जांपल यहां पर आपको बता रहे हैं, द कंट्री इज, द कंट्री इज सिंकिंग इनटू, सिंकिंग इनटू, डूबता जा रहा है, एन एबिस ऑफ, एन एबिस ऑफ वायलेंस, है ना, एंड लॉलेसनेस, लॉलेसनेस। देश हिंसा और अपराध के स्थिति में डूबता जा रहा है। सिंकिंग की जगह प्लंजिंग भी लिख सकते थे। द वर्ल्ड इज सिंकिंग इनटू डेस्पोंडेंसी बिकॉज ऑफ द रैपिड स्प्रेड ऑफ कोरोना। हो सकता है कि नहीं। द वर्ल्ड इज, यहां लिख रहे हैं, ठीक है, द वर्ल्ड इज प्लंजिंग इनटू या सिंकिंग इनटू, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, डूबता जा रहा है। कहां डूबता जा रहा है, इनटू एन एबिस ऑफ, एन एबिस ऑफ डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी मतलब घोर निराशा के माहौल में, की स्थिति में डूबता जा रहा है। पूरी दुनिया डूबती जा रही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एले। एले एक ट्रांजिटिव वर्ब है। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज ज्यादा करते हैं। रेगुलर वर्ब है, ईडी लगा के V2 V3 बनाया जाता है। एले ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में क्या यूज होता है, तो एले का हिंदी होता है कम कर देना, कम कर देना। ठीक है। सबड्यू और रिड्यूस, सबड्यू भी इसका साइनोनिम्स हो गया, रिड्यूस भी इसका साइनोनिम्स हो गया। इसके अलावा डिक्रीज हो सकता है, इसके अलावा डिमिनिश हो सकता है। हो सकता है ना। क्या कम कर देना, किसी चीज की गंभीरता को कम कर देना। एलिविएट हो सकता है, किसी के दुख दर्द को कम कर देना। ठीक है। एक्सपेक्ट ए ब्रीज टू एले द हीट। माहौल में बहुत गर्मी है, मौसम बहुत गर्म है, और हवा चलने से गर्मी कम होता है ना। तो बोल रहे एक्सपेक्ट ब्रीज, हवा का उम्मीद करना, ताकि हीट कम हो जाए, हीट कम करने के लिए। अच्छा, हम तो बता दिए कि एलए का मतलब कम कर देना। तो क्या किसी के
भावनाओं को, उथल पुथल भावनाओं को भी कम करना, शांत करना एले नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। टू मेक क्वाइट, किसी को शांत कर देना, काम डाउन भी बोल सकते हैं। ट्राइंग टू एले देयर फियर्स, उनके डर को, उनकी आशंका को कम करने की कोशिश। एले वंस फियर्स, किसी के, है ना, एले वंस कंसर्न्स, किसी के चिंताओं को कम करना। एले वंस वरीज, किसी की चिंताओं को कम करना। साइनोनिम्स के रूप में एलिविएट, एसुएज, ईज करते हैं तो सहज बना देते हैं, हेल्प करते हैं, जाहिर सी बात है, तो किसी की परेशानियों को कम करते हैं। मिटिगेट, कम करना। मॉलिफाई, शांत करना भावनाओं को, क्रोध को। पैलिएट, रिलीव, राहत पहुंचाना, दुख को कम कर देना। सूद, राहत पहुंचाना। एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब होता है स्थिति को बद से बदतर होने से, बद से बदतर कर देना। तो अब एंटोनिम्स है ये सब। क्यों है एंटोनिम्स? देखिए, एले कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी सिचुएशन की इंटेंसिटी को, उसकी खराबी को कम कर रहे हैं। तो एग्रावेट कर रहे हैं तो और बद से बदतर बनाते जा रहे हैं। एक्सरसरबेट कर रहे हैं, एक्सरसरबेट कर रहे हैं, तो यहां भी स्थिति को खराब कर रहे हैं। ठीक है, यहां एक सेंटेंस लिखा है, इसको पढ़िए। इफ यू एले ए स्ट्रॉन्ग इमोशन फेल्ट बाय समवन such as fear or worry, you cause them to feel it less or feel calm again. अगर आप किसी के स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एले कर रहे हैं, जैसे इमोशंस क्या हो सकता है, फियर का हो सकता है, वरी का हो सकता है, तो आप एले कर रहे हैं तो उन इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कम कर रहे हैं, आप उनको शांत कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एले पब्लिक फियर्स या कंसर्न अबाउट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। जनता के मन में इस बीमारी के फैलने को लेकर के काफी डर, आशंका और चिंता का माहौल है। सरकार कोशिश कर रही है कि जनता के उस फियर्स को और कंसर्न को एले कर दे। आई होप कि क्लियर है, कम कर दे। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनोनिमस। ठीक है, एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम। बेनाम का मतलब क्या होता है? किसका किसका नाम है उसके पीछे ये नहीं पता। जैसे बहुत सारी कविताएं, शेरो शायरी आपने पढ़ी होंगी और नीचे पोएट के नाम में या रचनाकार के नाम में ऐसे एनोनिमस लिखा रहता है। एनोनिमस लिखा होने का मतलब होता है कि उस रचना को किसने लिखा है, उस कविता या शेरो शायरी को किसने लिखा है, उसका नाम पता नहीं है, मालूम नहीं है नाम। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे दिया गया एन एनोनिमस टिप, मतलब एक ऐसा टिप जिसको देने वाले का नाम ही नहीं पता है कि किसने ये टिप दे दिया। ठीक है, एनोनिमस ऑथर, मतलब कि एक एक कहानी है, नाटक है, प्ले है, कविता है, आर्टिकल है, लेकिन उसके ऑथर कौन है इसका नाम किसी को नहीं मालूम है, इसलिए एनोनिमस ऑथर। ठीक है, एक सेंटेंस भी दिया गया है यहां पर एग्जांपल के तौर पे। देखिए, दे विश टू रिमेन एनोनिमस। यहां एनोनिमस का मतलब वे गुमनाम रहना चाहते हैं, मतलब नहीं चाहते हैं कि उनका नाम कोई जाने। ठीक है, जैसे यहां पर एक और एग्जांपल दिया गया, द एनोनिमस फेसेस इन द क्राउड, मतलब बेनाम चेहरे, गुमनाम चेहरे, उन चेहरों को कोई नाम जानता नहीं है क्राउड में। ठीक है, द ग्रे एनोनिमस स्ट्रीट्स। ठीक है, इसका साइनोनिम्स सर्टेन, गिवन, वन, सम, अनआइडेंटिफाइड, अननेम्ड, अनस्पेसिफाइड, ये सब वही सेंस देता है जिसमें किसी निश्चित के बारे में नहीं पता चले, किसी नाम के बारे में नहीं पता चले। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का कंसीड। कंसीड का मतलब होता है मान लेना, मान लेना। ठीक है, किसी की बात को मान लेना। अब बात रिक्वेस्ट हो सकता है, सलाह हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं जिसको हम लोग मान लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब मान लेने की बात हो रही है तो कुछ ऐसी भी चीजें मान लेंगे जो ग्रजिंगली हम मानते हैं। एक्नॉलेज मतलब मान लेना, स्वीकार कर लेना, और लिखा है ग्रजिंगली मतलब अनमने ढंग से, मन नहीं है मानने का फिर भी उसको मान रहे हैं, और हेजिटेंटली मतलब पूरा तरह से अंदर से इच्छा नहीं है फिर भी मान ले रहे हैं। ठीक है, दे कंसीडर्ड दैट इट माइट बी ए गुड आइडिया। उन लोगों ने मान लिया कि अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन मानते समय वो पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं थे।
यानी आप कोई चीज को कंसीड करते हैं तो इसका मतलब आप मान तो रहे लेकिन अंदर से कन्विंस्ड नहीं है पूरी तरह से उस बात से। ठीक है, अब देखिए यहां पर सेकंड मीनिंग क्या दिया हुआ है, रेलिंक्विश, त्याग देना। तो बोलिए सर मान लेना और त्याग देना में क्या, ये तो अपोजिट हो गया। नहीं सर, ग्रजिंगली और हेजिटेंटली, कोई चीज को अनमने ढंग से, अनमने ढंग से अनिच्छा पूर्वक यदि हम लोग त्याग देते हैं तो भी हम कंसीड करते हैं। बोलिए सर कंसीड करना माने त्याग देना कैसे होता है, आपने तो बताया मान लेना, और मान लेना और त्याग देना तो अपोजिट है। नहीं भाई साहब, अगर आप किसी के पावर को मान लेते हैं, किसी की सत्ता को मान लेते हैं, तो आप अपने स्वतंत्रता, अपने डिसीजन, अपने ओपिनियन, इसको त्याग रहे हैं ना अनमने ढंग से। तो कंसीड पावर, कंसीड अथॉरिटी, ठीक है, इटीसी। ठीक है ना। अच्छा, किसी चीज को हम सच के रूप में या वैलिड या एक्यूरेट के रूप में भी मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो भी हम कंसीड ही करते हैं उस चीज को। जैसे द राइट ऑफ द स्टेट टू टैक्स इज जनरली कंसीडर्ड। बीच बीच में चलिए, द राइट ऑफ द स्टेट टू टैक्स, जो स्टेट का, सरकार का अधिकार है टैक्स लगाने का, जनरली कंसीडर्ड, है ना, एक्सेप्ट किया जाता है, उसको जनरली मान ही लिया जाता है, लोग मान लेते हैं कि वैलिड है ये राइट। ठीक है, ये सही है राइट। ठीक है, एक्सीड का दूसरा मीनिंग बताया जा रहा है, ग्रांट एज ए राइट और प्रिविलेज, है ना, किसी के अधिकार को मान लेना। जैसे ब्रिटेन कंसीडेड द इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉलोनीज, मतलब इंग्लैंड ने बहुत सारे जगहों पे अपना कॉलोनी या उपनिवेश बनाया था ना, तो ब्रिटेन ने कंसीड कर लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिपेंडेंस जो है कॉलोनीज का होना चाहिए, जितने भी उपनिवेश बनाए हैं उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो उन लोगों ने इंडिपेंडेंस को कंसीड कर लिया। किनके इंडिपेंडेंस को, अपने कॉलोनीज के इंडिपेंडेंस को। क्लियर है। इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है मेक कंसेशन, मतलब किसी के सामने झुक जाना। झुक जाते हैं तो भी तो मान ही लेते हैं ना किसी की बात को, है ना। तो इस अर्थ में यील्ड तो एक सिनोनिम्स होगा ही, सरेंडर भी तो होगा, हाँ या ना, गिव इन भी तो होगा। समझिए ये सब भी साइनोनिम्स होंगे। अब देखिए इसका साइनोनिम्स क्या क्या मिल रहा है आपको, एक्नॉलेज है, एडमिट है, अग्री है, अलाउ है, कन्फेस है, फेसअप है, ग्रांट है, ओन है। ये सब का मतलब क्या होता है, स्वीकार कर लेना, मान लेना। तो ये सब साइनोनिम्स है। इनकार करना के अर्थ में डिनाई हो जाएगा, रिफ्यूज क्यों नहीं हो जाएगा, रिजेक्ट क्यों नहीं हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है भाई, कर्टेल है। कर्टेल ट्रांजिटिव वर्ब है और साथ ही साथ रेगुलर है। रेगुलर वर्ब यदि हम बोल देते हैं तो समझिएगा कि ईडी लगाने से V2 बन जाएगा या V3 बन जाएगा। और ट्रांजिटिव वर्ब बोल दिए तो इसका मतलब बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, वर्ब के सीधे बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कर्टेल का मतलब होता है काट छाट कर देना, कम कर देना, कटौती कर देना। कम कर देना बोले या कटौती कर देना, सिंपल। ठीक है, कट ऑफ कर करके लेस कर देना, मेक लेस बाई, और एजिव बाई कटिंग ऑफ, और अब कटिंग अवे सम पार्ट, कुछ हिस्से को हटा देना ताकि छोटा हो जाए। जैसे कर्टेल द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पावर को कर्टेल कर दिया गया, उनके पावर को कम कर दिया गया। कर्टेल इन्फ्लेशन, महंगाई को कम कर देना, महंगाई में मुद्रा, सब चीजों की कीमती बढ़ गई है, उस कीमतें बढ़ गई है, उसमें कटौती कर देना। एक सेंटेंस के रूप में एग्जांपल है, सम स्कूल एक्टिविटीज आर बीइंग कर्टेल्ड, कुछ स्कूल एक्टिविटीज को कम किया जा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, फंड्स की कमी के कारण, मतलब उतना पैसा नहीं है। तो स्कूल स्कूल मैनेजमेंट क्या कर रहा है, फंड को कम कर रहा है, सॉरी एक्टिविटीज को कम कर रहा है, काट छाट कर रहा है। अब काट छाट कर रहे हैं तो घटा रहे हैं, छोटा कर रहे हैं तो छोटा कर रहे हैं, तो एब्रिज कर रहे हैं, इसका साइनोनिम्स होगा। एब्रिविएट करना, शॉर्टन करना भी साइनोनिम्स होगा। ठीक है, इसके अलावा सिंकोपेट, एलाइड, डॉक, कटबैक,
ट्रंकेट, ये सब इसके साइनोनिम्स होंगे। अब एंटोनिम्स क्या होगा? जैसे कि हमने बताया कम कर देना या कटौती करना, कर्टेल का मीनिंग होता है। तो इसका एंटोनिम्स होगा बड़ा कर देना, इलोंगेट, एक्सटेंड, लेंथेन, प्रोलॉन्ग, प्रोट्रैक्ट, ये सारे इसके एंटोनिम्स होंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास डाउंट। ठीक है, डाउंट का मतलब क्या होता है? किसी के हिम्मत को कम कर देना, लेसन द करेज, मतलब क्या? डराना, है ना? जैसे हम डराना बोलते हैं तो क्या होगा? काउ करना किसी को, सबड्यू करना किसी को, थ्रेटन करना भी तो हो सकता है, किसी को डरा रहे हैं तो, है ना? चलिए, यहां पर एक बहुत अच्छा सा एक कोटेशन दिया हुआ है एडलिन एडम्स का, ऑब्स्टिकल्स दैट वुड हैव डाउंटेड ए मैन ऑफ लेस इंट्रेपिड माइंड। ठीक है, लेस इंट्रेपिड, इंट्रेपिड का मतलब होता है बोल्ड, बोल्ड माइंड मतलब आत्मविश्वास वाला व्यक्ति, जिसके आत्मविश्वास बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो आत्मविश्वास वाले व्यक्ति, कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति को ये ऑब्स्टिकल्स डाउट कर दिया होता, डरा दिया होता, है ना? तो अब जाहिर सी बात है कि किसी को डरा रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, तो उसका हिम्मत तोड़ रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं, उसको डिस्करेज कर रहे हैं, उसको डिसहार्टन कर रहे हैं, उसको डिसस्पिरिट कर रहे हैं, उसको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अनर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ताकत कम कर रहे हैं, अनमैन कर रहे हैं, उसको उसको ठंडा कर दे रहे हैं, चिल कर दे रहे हैं उसको हम लोग। ये सारे साइनोनिम्स है। अब इसका एंटोनिम्स चाहिएगा, तो इसका मतलब साहस देना, एनकरेज, हार्टन, एम्बोल्डन, नर्व, स्टील, ये सब से पता चलता है हिम्मत देना, साहस बढ़ाना, ये सब इसके डाउंट के एंटोनिम्स होंगे। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्राई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिस्क्राई है। डिस्क्राई का मतलब क्या होता है? ठीक है, नजर पड़ जाना, देख लेना, देख लेना, नजर पड़ जाना। ठीक है, आप बोल सकते हैं कैच साइट ऑफ समथिंग, कैच साइट ऑफ समथिंग, है ना? डिस्क्राइड ए सेल, जोनाथन स्विफ्ट का लिखा हुआ किताब का नाम है। देखा किसी को, ठीक है, नजर पड़ जाना, देख लेना मतलब ढूंढ लेना, फाइंड आउट, डिस्कवर, डिस्कवर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो उसको रिवील भी कर दिए, मतलब सबके सामने ले आए, पता चल गया। बात समझ में आ रही है? हालांकि रिवील जो है ऑब्सोलीट, पुरानी इंग्लिश में यूज किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्राइब के लिए हम क्या बोल सकते हैं? अब देख लेना या समझ जाना के अर्थ में इसका एक मीनिंग डिसर्न भी होता है। डिसर्न का मतलब होता है देख लेना, अर्थ को समझ जाना, किसी के बात को भांप लेना, ये सेंस में भी होता है। तो डिस्क्राइब का एक साइनोनिम्स ये भी होता है। ठीक है, दूर से ही देख लेना। अब देखिए, अब इस अब अर्थ में असर्टेन, डिटेक्ट पता लगा लेना, डिटरमाइन, डिग आउट खोज के निकाल लेना, डिग अप, डिस्कवर, ड्रेज, फेरेट, फाइंड, फाइंड आउट, गेट, हिट ऑन या अपॉन मतलब कोई आइडिया दिमाग में आ जाना, पता लगा लेना, हंट, ठीक है, लर्न, लोकेट, ये सब साइनोनिम्स है। एंटोनिम्स, चूक जाना, भूल जाना, ओवरलुक अनदेखा कर देना, पास ओवर या मिस, ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। चलिए नेक्स्ट, डिवास्टेट। डिवास्टेट का मतलब होता है तहस नहस कर देना, तहस नहस कर देना। ठीक है, टू ब्रिंग टू ruin, तहस नहस कर देना, और डिसोलेशन, एकदम तबाह कर देना, बाय वायलेंट एक्शन, वायलेंट एक्शन के द्वारा। जैसे ए कंट्री डिवास्टेटेड बाय वॉर, युद्ध से तबाह या तहस नहस एक देश। एक सेंटेंस के रूप में यहां पर दिया है एग्जांपल, द टाइफून डिवास्टेटेड द आइलैंड। टाइफून ने मतलब तूफान ने टापू को तहस नहस कर दिया। ठीक है, अच्छा, डिवास्टेट का एक मीनिंग ये भी होता है कि रिड्यूस कर देना, केओस को या डिसऑर्डर को, या हेल्पलेसनेस को। ठीक है,
डिवास्टेटेड बाय ग्रीफ, रिड्यूस टू केओस है, गलती में बोल दिए, मतलब इतना इतना ज्यादा उसको असर कर जाना कि एकदम पूरा केओस में आ जाए, अस्त व्यस्त हो जाए, एकदम तहस नहस हो जाए। तो ओवरवेल्म, कोई भावना आदमी के दिमाग पर चढ़ जाता है तो बोलते हैं ना कि इस गम ने उसे बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया, तो ओवरवेल्म कर दिया, जैसे डिवास्टेटेड बाय ग्रीफ, दुख से तहस नहस। ठीक है, तो इसका तहस नहस करना के अर्थ में डिस्ट्रॉय, रेवेज, रूइन, स्कार्ज, ये सब इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डायलेट, इंट्रांजिटिव वर्ब है। डायलेट का मतलब होता है चौड़ा हो जाना। आप अगर डॉक्टर के पास गए हैं आंख दिखाने, तो डॉक्टर जो है आपके आंख में कुछ दवाई डालता है और उसके बाद चेक करता है आपकी आंख की पुतलियों को। आपकी आंख की पुतलियों को क्या करता है, वो डायलेट कर देता है। द पुपिल ऑफ द आई डायलेट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। डायलेट करने का मतलब आपका पुतली इतना है, दवाई डालने के बाद इतना बड़ा हो जाएगा, जिससे कि उसको लेंस से देख करके अंदर पता लगाने में आसान होगा। तो डायलेट करना मतलब ज्यादा बड़ा हो जाना, स्वेल कर जाना, फूल जाना, इस अर्थ में ये साइनो होगा। ठीक है, कमेंट एट लेंथ। ठीक है, इस स्थिति में डायलेट के साथ ऑन या अपॉन प्रीपोजिशन यूज करते हैं, मतलब उस पर परिचर्चा करना, किसी टॉपिक पर परिचर्चा करना, उस पर शास्त्रार्थ करना। जैसे डायलेट अपॉन द थीम्स ऑफ लव एंड डेथ, डायलेट ऑन द टॉपिक ऑफ लाइफ एंड इट्स चैलेंजेज। ठीक है, जीवन और उसकी चुनौतियों पर शास्त्रार्थ करना, डिस्कोर्स करना। ठीक है, तो डायलेट का एक ये भी मीनिंग होता है, उस स्थिति में डिस्कोर्स होगा इसका साइनोनिम्स। लेकिन हाँ, फिर इसमें प्रीपोजिशन ऑन या अपॉन का यूज करते हैं। ठीक है, अब डायलेट का एक और मतलब होता है एनलार्ज और एक्सपैंड, बढ़ा देना। ठीक है, डिस्टेंड या वाइडन कर सकते हैं। जैसे डायलेट आवर नॉलेज, अपने नॉलेज को एनलार्ज करना, नॉलेज को बढ़ाना। ठीक है, जैसे इटालियन वीमेन यूज्ड ड्रॉप्स ऑफ बेलाडोना टू आर्टिफिशियली डायलेट देयर पुपिल्स। ठीक है, आंखों की पुतलियों को बड़ा करने के लिए इटली की महिलाएं बेलाडोना का ड्रॉप डालती थी आंख में। माइकल एच रॉबिन्सन ने यह सेंटेंस लिखा था अपने बुक में। आर्केइक यूज डायलेट का मतलब, अब ये यूज जनरली लोग इस अर्थ में नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है डिस्क्राइब। डायलेट का मतलब, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। ठीक है, डिटेल से। इसमें ये फ्रेज चलता है डायलेट एट फुल, पूरे विस्तार से बताना। शेक्सपियर के एक स्टोरी में लिखा था डायलेट एट फुल, डिटेल से बताओ, व्हाट हैथ बिफॉलन ऑफ देम, उनके साथ हुआ क्या था। हैथ जो है आज के हेड के बराबर है। आर्कीक इसीलिए तो लिखा गया कि पहले के इंग्लिश में पहले के लोग इसको यूज करते थे इस अर्थ में, डायलेट एट फुल। ठीक है, पूरे विस्तार से बताना। अब जाहिर सी बात है, विस्तार से बताना हो या स्वेल करना हो या वाइडेन करना हो या इनलार्ज या एक्सपेंड करना हो, सब में सेंस तो आ रहा है बड़ा करने का ना। जब सेंस आ रहा है बड़ा करने का, तो इसका साइनोनिम्स होगा एम्पलीफाई, डेवलप, इलेबोरेट, एनलार्ज, एक्सपैंड, फ्लेश आउट। और इसका एंटोनिम्स होगा छोटा करने वाला, जैसे एब्रिविएट, एब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन। सिंपल। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसेंशन। ये नाउन है, एक SION लगा है ना, नाउन है, और इसका हिंदी होता है असहमति। डिसेंशन माने असहमति, जाहिर सी बात है डिसएग्रीमेंट इसका होगा। ठीक है, अब डिसएग्रीमेंट तो हो ही गया, इसके अलावा साइनोनिम्स में क्या दीजिएगा। असहमति है तो कन्फ्लिक्ट है, डिसएकॉर्ड है, डिस्कॉर्ड है ना, डिसहार्मोनी है, डिसेंट है कि नहीं, डिसयूनियन है, डिसयूनिटी है, डिवीजन है असहमति है तो, फ्रिक्शन है असहमति है तो, इनहार्मोनी है असहमति है तो, स्ट्राइफ है, कलह है असहमति है तो, वार है असहमति है तो, इस सारा का सारा है, सारा साइनोनिम्स है। और इसका उल्टा क्या होगा, सहमति, एकॉर्ड, एग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड, कॉन्कॉर्डेंस, हार्मोनी,
पीस, ब्रदरहुड, यूनिटी, बहुत सारा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देते हैं सेमीकोलन। काउजिंग डिसेंशन विद इन द पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में असहमति हो गई, मतलब सभी ऑफिसर्स एक बात पर सहमत नहीं थे, इसलिए बोला गया काउजिंग डिसेंशन। ए कॉलोनी थ्रेटेंड बाय रिलीजियस डिसेंशन, एक ऐसा कॉलोनी जिसमें धार्मिक मतभेद हो, असहमति हो, मतलब दो धर्म वाले लोग आपस में टकरा जाएं, रिलीजियस डिसेंशन का मतलब हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है एपिक। एपिक जनरली लोग नाउन के रूप में यूज करते हैं, और नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है महाकाव्य। महाकाव्य का मतलब, काव्य तो आप जानते हैं कविता, लेकिन कविता बहुत बड़ी हो तो महाकाव्य होता है। जनरली किसी स्टोरी को कविता के रूप में, बहुत बड़े कविता के रूप में लिख दिया जाता है, तब उसको एपिक कहा जाता है। जैसे महाभारत एक महाकाव्य है। ठीक है, साफ साफ लिखा है लॉन्ग नैरेटिव पोएम। पोएम तो समझ गए कविता, नैरेटिव मतलब उसमें कोई कहानी कहा गया हो, नैरेट किया गया हो किसी स्टोरी को, और बहुत लंबा हो। ठीक है, इन एलिवेटेड स्टाइल रिकाउंटिंग द डीड्स ऑफ ए लेजेंडरी और हिस्टोरिकल हीरो, और उसमें किसी लेजेंडरी या हिस्टोरिकल हीरो के डीड्स को, उनके काम को फिर से दर्शाया गया हो, उसको एपिक कहते हैं। जैसे द इलियड एंड द ओडिसी आर एपिक्स, द महाभारत इज द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, किसी कलाकृति को भी एपिक कहा जाता है, किस जैसे नॉवेल है या ड्रामा है। ठीक है, a series of events or body of legend or tradition thought to form the proper subject of an epic। ठीक है, जैसे द एपिक ऑफ द विनिंग ऑफ द वेस्ट, पश्चिम के जीत का एपिक, महागाथा, इसको यहां पर एपिक को क्या बोलेंगे, महागाथा। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में एपिक का भी उपयोग होता है। जनरली लोग नाउन के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव भी है एपिक। ठीक है, जैसे उस बहुत ग्रेट हो, ऑर्डिनरी से या जनरल से बहुत ऊपर हो, स्पेशल हो, बहुत खास हो, साइज के मामले में, स्कोप के मामले में। जैसे बोलते हिज जीनियस वाज एपिक, मतलब उसकी बुद्धिमत्ता असाधारण थी, बहुत साधारण से बहुत ऊपर थी। हीरोइक भी कह सकते हैं इस अर्थ में इसको। अब देखिए, जहां भी एपिक आया वो ग्रेट या ग्रैंड का सेंस दिया, तो ग्रेट या ग्रैंड के सेंस देने वाला हर वर्ड एपिक का साइनोनिम्स हो जाएगा। जैसे ग्रैंड हो जाएगा, ग्लोरियस हो जाएगा, ऑगस्ट हो जाएगा, गैलेंट हो जाएगा, हीरोइक होगा, है ना, रॉयल होगा या रीगल होगा। ये सब जनरल से ऊपर बहुत स्प्लेंडिड है, शानदार है, वैभवशाली है, स्टेटली है, मैग्निफिसेंट है, मैजेस्टिक है, मैसिव है, मॉन्यूमेंटल है, नोबल है। ये सब वर्ड क्या है, ये सब वर्ड बता रहा है कि जो आप बोल रहे हैं महाकाव्य, महागाथा, है ना, तो महा का सेंस दे रहा। महा मतलब मोर देन, मींस बिगर देन, लार्जर देन, मोर देन नॉर्मल और जनरल। तो ये सारे वर्ड्स जो है सिनोनिम्स में वही सेंस दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है एंटोनिम से यदि लेना चाहिएगा तो लेस देन नॉर्मल, तो हम्बल, अनहीरोइक, अनइम्पोजिंग, अनइम्प्रेसिव, ये हो गया। या नॉर्मल भी बोल सकते हैं, जनरल भी बोल सकते हैं, ये सब एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इरोनियस। इरोनियस बना है एरर से। ठीक है, जिस चीज में एरर है वो इरोनियस है। ओ यूएस लगा है ना, ओ यूएस लगा है तो क्या है, ये एक एडजेक्टिव है ना। गलतियों से भरा हुआ, गलतियों से भरा हुआ इरोनियस होगा। ठीक है, पुराना जमाना में एरोनियस को वांडरिंग के अर्थ में भी यूज किया जाता था। अब गलतियों से भरा हुआ तो क्या, इनएक्यूरेट है, इनकरेक्ट है, इनएग्जैक्ट है, इनवैलिड है, रॉन्ग है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे इरोनियस एजम्पशन, एजम्पशंस का मतलब होता है गेस, एजम्पशंस का मतलब क्या होता है, इरोनियस गेस मतलब रॉन्ग गेस, अंदाजा। एन इरोनियस इंप्रेशन मतलब रॉन्ग इंप्रेशन।
फॉल्स इंप्रेशन। अब अपोजिट इसका क्या होगा? इसका अपोजिट होगा एक्यूरेट, करेक्ट, एररलेस, एग्जैक्ट, राइट, ट्रू, वैलिड, वेराशियस, प्रिसाइज, प्रॉपर, फैक्चुअल, है ना? ये सब क्या है? साउंड। ये सब जो है सही या करेक्ट का बोध कराते हैं, इसलिए ये सब एरोनियस के एंटोनिम्स हो जाएंगे। सो सिंपल। नेक्स्ट वर्ड है इंसिन्यूएट, वर्ब है। जनरली एटीई लगा रहता है तो वर्ब ही होता है, ठीक है। एटीई अंत में लगा रहे तो वर्ब होगा, ठीक है। इंसिनुएट का मतलब होता है संकेत करना, हिंट देना, संकेत देना, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में इंसिनुएट करते हैं तो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हिंट इसका साइनोनिम्स होगा कि नहीं होगा? इंप्लाई भी इसका साइनोनिम्स होगा, क्योंकि इंप्लाई यदि कोई चीज किया जाता है तो डायरेक्ट कहा नहीं जाता है, ठीक है ना? और इसका क्या हो सकता है? हिंट हो सकता है इसका साइनोनिम्स, है ना? इंप्लाई और हिंट हो सकता है। अच्छा, इसका एक मीनिंग होता है इंट्रोड्यूस भी, शुरुआत करना कोई चीज का, किसी आदमी को परिचित कराना या कोई चीज का शुरुआत करना। बाय स्टील्थी, स्मूथ और आर्टफुल मीन्स, किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी चीज में घुसाते हैं, उसमें शामिल करते हैं, उसको परिचय करवाते हैं, वहां पे शामिल करते हैं, लेकिन धीरे से, बिना किसी को पता लगे हुए, धूर्ततापूर्ण तरीके से, चालाकी से, तब उसको इंसिन्यूएट करते हैं, ठीक है। अब इस अर्थ में इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं, स्नीक कर रहे हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेंसिव। पेंसिव एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको हिंदी में कह सकते हैं विचार मग्न। क्या कहेंगे? विचार मग्न। अगर कोई विचार मग्न है तो थॉटफुल है ना? पेंसिव मूड, इन पेंसिव मूड। देखिए, यदि आदमी कोई पेंसिव मूड में है तो इसका मतलब वो बैठ के गहराई से कुछ सोच रहा है, ठीक है। वो ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ए पेंसिव यंग पोएट। पेंसिव पोएट मतलब विचार मग्न कवि, ख्यालों में खोया हुआ है कविता लिखने के लिए। और यंग है तो युवा है, ठीक है। जब हम लोग पेंसिव होते हैं तो चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है, खुशी किनारे हट जाता है, गंभीरता आ जाती है। तो हर फेस हैड द पेंसिव मॉर्नफुलनेस ऑफ ए सेराफ इन एन ओल्ड सैड पेंटिंग। एक ओल्ड सैड पेंटिंग में उसके चेहरे पर पेंसिव मॉर्नफुलनेस था, विचार मग्न उदासी थी। बोले उदासी क्यों होता है? जब अंदर की ओर देखने लगता है तो वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, शांत हो जाता है, इसलिए उसको माउंटफुल भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसके सिनोनिम्स के रूप में ले सकते हैं ब्रूडी, कॉजिटेटिव, कंटेम्पलेटिव, विचार मग्न, बहुत अच्छा। मेडिटेटिव, बहुत अच्छा वर्ड है। मिलोंकोली, मिलोंकोली का मतलब होता है हल्का उदास, दर्द भरा, ठीक है, दर्द भरा। तो अभी हमने आपने बताया ना कि यदि कोई आदमी पेंसिव मूड में है तो उसके चेहरे पर थोड़ा गंभीरता आ जाएगा, जिससे चंचलता खत्म हो जाएगी, खुशी दिखेगा नहीं कि बहुत खुश है, वो गंभीर आ जाएगा। तो थोड़ा सा सैडनेस आ जाता है, वो भी हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव मूड में चला जाता है वो, थॉटफुल होता है ये सब। और अनरिफ्लेक्टिव हो जाएगा तो एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिसीड। रिसीड का मतलब क्या होता है? पीछे हटना, ये वर्ब है। पीछे हटना वर्ब है ये। पीछे हटना तो मूव बैक इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, विड्रॉ इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। पीछे हटना मतलब कोई जरूरी नहीं मूव किए, थोड़ा सा पीछे की ओर झुक भी गए तो स्लैंट बैकवर्ड, वो भी रिसीड कर गए हम लोग, ठीक है। अब पीछे हट गया, जैसे आप जरा सा समझिएगा कि कीमतें बढ़ी थी फिर कम हो गई, तो डिमिनिश भी तो हो गया, डिक्रीज भी तो हो गया इसका साइनोनिम्स के रूप में। रिसीडिंग डेफिसिट बड़ा अच्छा फ्रेज है, मतलब कम होता हुआ घाटा। डेफिसिट मतलब घाटा होता है, और रिसीडिंग का मतलब कम होता हुआ घाटा, ठीक है। सीड बैक टू ए फॉर्मर पोजेसर, पहले जिसके हाथ में सत्ता था उसके हाथ में वापस कर देना, रिसीड। सीड, रीसीड, गो बैक टू द फॉर्मर पोजेसर, ठीक है।
तो ये सब इतना साइनोनिम्स हो गया, डिमिनिश, डिक्रीज, रिड्यूस, विड्रॉ, मूव बैक, गो बैक, ये सब। चलिए फॉरवर्ड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगर आप इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे बढ़ना। एडवांस हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कि नहीं होगा, आगे बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है रेस्पाइट। ठीक है, रेस्पाइट यदि आप वर्ब के रूप में लेते हैं तो इसका मतलब होता है सांस लेना, राहत लेना थोड़ा देर के लिए। ठीक है, थोड़ा देर के लिए सांस लेना होता है ना, काम करते करते थक गए, वी शुड रेस्पाइट फॉर ए मोमेंट। ठीक है, राहत लेना, वी शुड रेस्पाइट फॉर ए मोमेंट, टेक रेस्ट फॉर ए मोमेंट, वी शुड रेस्पाइट फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल। रेस्पाइट मतलब टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। ठीक है, ये आप समझिए वर्ब के रूप में। ठीक है, एन इंटरवल ऑफ रेस्ट और रिलीफ, बिल्कुल सही है नाउन के रूप में ना। अब टेक रेस्ट कर रहे हैं तो पुट ऑफ कर दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए, डिले कर दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए, पोस्टपोन कर दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए, रेस्पाइट कर रहे हैं तो काम को, है ना, पोस्टपोन कर दे रहे हैं। रेस्पाइट एडजेक्टिव भी है, समझिएगा। रेस्पाइट वर्कर, वर्कर कैसा, रेस्पाइट वर्कर। जब हम रेस्पाइट वर्कर बोलते हैं तो वर्कर नाउन है और उसको मॉडिफाई कर रहा है रेस्पाइट, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। किसको कहते हैं रेस्पाइट वर्कर, जो रेगुलर वर्कर काम करते रहते हैं उनको थोड़ा देर बीच में ब्रेक दिया जाता है, उस ब्रेक में काम ना रुके इसके लिए कुछ घंटों के लिए दूसरे वर्कर को लगाया जाता है ताकि काम कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है, तो रेस्पाइट वर्कर उसको कहते हैं जो बीच में थोड़ा देर के लिए काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप इंग्लिश वाला पूरा डिफिनेशन डिटेल से पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके, और जहां कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा हमको। मेरे नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर तो बताते हैं हर वीडियो में, 9334521766, और फर्स्ट स्लाइड पे नंबर था भी, फिर से दिखा देंगे। सबसिस्ट, है ना। सबसिस्ट का मतलब क्या होता है, होना। सबसिस्ट का क्या मतलब होता है, सबसिस्ट का मतलब होता है होना। ठीक है, अस्तित्व होना, अस्तित्व होना, अपना अपने आप को बरकरार रखना, बनाए रखना, तो होना के अर्थ में बी हो जाएगा। अस्तित्व होना के होना में जारी रखना, कंटिन्यू करना, परसिस्ट करना, ये सब साइनोनिम्स इसके हो जाएंगे। ठीक है, अब कहते हैं सबसिस्टिंग ऑन रूट्स, मतलब क्या, कंदमूल खा करके अपना अस्तित्व बनाए रखना, है ना। सबसिस्ट ऑन समथिंग मतलब वो चीज खा करके आप अपना अस्तित्व बनाए रख रहे हैं, उस चीज पर गुजारा कर रहे हैं आप। ठीक है, इसके साइनोनिम्स के रूप में बी हमने बताया, एग्जिस्ट बताया, लिव, ब्रीद हो जाएगा। अब अस्तित्व खत्म कर देना मतलब डाई, एक्सपायर, पास अवे, खत्म हो जाना, सकम्ब, पेरिस, चले जाना, डिपार्ट, ये सब एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो ये था लास्ट वर्ड लेसन 3 का। नहीं, एक वर्ड और है ना, वैगरेंट, सॉरी, वैगरेंट। वैगरेंट का मतलब आप कह सकते हैं आवारा, इधर उधर घूमते रहने वाला। ठीक है, पर्सन हु हैज नो होम, नो जॉब। ठीक है, पैसा मांगते रहता है, भीख मांगते रहता है। ठीक है, और इस तरह से अपना गुजारा करता है, वैगरेंट कहलाता है। ठीक है, ये लास्ट वर्ड है। अब देख लीजिए, फेसबुक का हमारा आईडी है, यूट्यूब चैनल का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, और ये नंबर है, अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है तो आप इसी नंबर पर हमसे कांटेक्ट व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए कर सकते हैं। बेस्ट है कि आप कॉल कर लिया करें। ठीक है, तो ये था आपका लेसन 3। धन्यवाद, अलविदा, थैंक यू वेरी मच।